हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेंद्रीकरण। 1970 के बाद भारतीय राजनीति में अत्यधिक केंद्रीकरण होने लगा था, अर्थात केंद्र की ओर राजनीति का जो झुकाव था वह अधिक होने लगा, अर्थात केंद्र की सरकार जो है वह अधिक शक्तिशाली होने लगी। इससे जो है क्षेत्रीय नेतृत्व जो कमज़ोर होते जा रहे थे। क्षेत्रीय लोगों को जो अधिकार प्राप्त हुए थे पंचायती राज व्यवस्था के दौरान वह कमज़ोर होने लगे और लोगों को ये लगने लगा कि उनके क्षेत्रों के विकास में केंद्र सरकार या केंद्रीयकरण जो है वह क्षेत्रीय आकांक्षाओं को विकास में बाधक है। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम आदि राज्यों में तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही थी और कुछ राज्यों में तो केंद्रीकरण की नीतियों को संवैधानिक ढांचे के अंदर और उसके बाहर दोनों तरफ से ही उस पर हमला किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे समझने के लिए हम दो उदाहरण देखते हैं। पहला है पंजाब में आंदोलन। पंजाब में बहुसंख्यक सिख धर्म के लोग रहते हैं, सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और स्वतंत्रता के बाद उनको ये लगने लगा था कि सिख समुदाय जो है उनकी उपेक्षा हो रही है। हालांकि हरित क्रांति के चलते सिख समुदाय ने सिख किसानों का काफ़ी विकास के मौके मिले, परंतु उन्हें ये लगा कि हमारा इससे राजनीतिक विकास में जो है बाधा पहुंच रही है या राजनीतिक विकास हमारा नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से राजनीतिक विकास हमारे राज्य का होना था वह नहीं हो पा रहा है। सिखों के एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन था शिरोमणि अकाली दल। ये शिरोमणि अकाली दल जो के नेतृत्व में पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। पंजाब के आंदोलन की मुख्य मांग थी संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं। दूसरा था चंडीगढ़ राज्य जो है पंजाब को दिया जाए। इस समय तक चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश था। सेना में सिखों की अधिक से अधिक भर्ती की जाए और पंजाब को भाखड़ा नंगल बांध से अधिक पानी दिया जाए। ये कुछ मांगे अकाली दल की थी और इन मांगों को जोड़ डालने के लिए अकाली दल ने 1978 में अनंतपुर साहब प्रस्ताव पारित किया और इसमें मुख्य रूप से पहली बार दो मांगों के जोरदार रूप से समर्थन किया गया थी। पहली दो मांगे संविधान में राज्यों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए इसके लिए संशोधन करना और दूसरा था चंडीगढ़ राज्य जो है पंजाब को देना। सिख राष्ट्र की बात हुई और इसके साथ ही यहाँ पर सिख राष्ट्र के रूप में बात की गई कि एक सिख राष्ट्र के रूप में बनाया जाए और अकाली दल की इन मांगों का समर्थन में 1978 के बाद समय समय पर धरने देना, प्रदर्शन करना, रेल रोको आंदोलन आदि अनेक कार्य गतिविधियां शिरोमणि अकाली दल के द्वारा शुरू की गई। इस बीच सिख धर्म के एक प्रमुख धर्मगुरु थे जरनैल सिंह भिंडरावाला। वो अतिवादी थे, तीव्रवादी विचारों को मानने वाले थे, वो गुस्से वाले थे, उनके विचारों में तीव्रता थी, क्रांति थी। ऐसे विचारों के से उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया और 1978 से धीरे धीरे भिंडरावाले ने आतंकवादी गतिविधियों का भी समर्थन करना शुरू कर दिया था और उन्होंने स्वर्ण मंदिर के एक बड़े परिसर में किलेबंदी कर ली और वहाँ से वह खालिस्तान की मांग करने लगा था। अर्थात एक जैसे भारत है, पाकिस्तान है, वैसे एक खालिस्तान राज्य भी बनाया जाए, इस प्रकार की वह मांग करने लगा था। और इसके लिए सारे युवा वर्ग और उनके इस आंदोलन में जुट गए थे खालिस्तान बनाने के लिए और वे आतंकवादी गतिविधियों को भी संचालित करने लगे थे। कौन? भिंडरावाले। सरकार का दावा था कि इन हमलावरों को पाकिस्तान की सहायता मिल रही है। सरकार ने पहले तो नरम रवैया अपनाया कि चलो ठीक है, आज नहीं कल कुछ समय पश्चात वे बदल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
जून 1984 में इंदिरा गांधी ने सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब स्वर्ण मंदिर के परिसर को जो है इन आतंकवादियों से स्वतंत्र कराया जाए, और उन्होंने सेना भेजकर मंदिर में स्वर्ण मंदिर में परिसर की किलेबंदी को तोड़ने का प्रयत्न किया और अलगाववादियों पर काबू पाया। स्वर्ण मंदिर परिसर में उन्होंने कार्यवाही में 500 से अधिक लोग मारे गए और इस कार्यवाही को उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिखों की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई, क्योंकि उनका मानना था कि सरकार ने उनके सबसे बड़े पवित्र स्थल धार्मिक स्थल पर सेना भेज करके हमारे धर्म का अपमान किया है और उस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। इसका सबसे गंभीर परिणाम इस रूप में निकला कि इंदिरा गांधी के एक सिख अंगरक्षक ने ही इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्यवाही का ही नतीजा था कि सिख समुदाय के एक अंगरक्षक अर्थात बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके विरोध में पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए, जिनमें हजारों लोग मारे गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया गया। अर्थात 1970 के दशक के बाद जो आम चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई और राजीव गांधी ने पंजाब में शांति स्थापना के लिए जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ एक समझौता किया, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता कहते हैं। और इस समझौते के तहत पंजाब को चंडीगढ़ देने और अन्य मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का ठोस आश्वासन दिया गया। पंजाब में चुनाव कराए गए और अकाली दल ने जीतकर सरकार बनाई। इसके बाद धीरे धीरे पुलिस कार्यवाही के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित किया गया। पंजाब में जो आतंकवादी गतिविधियां थी वह बहुत अधिक बढ़ गई थी। आप लोग अपने माता पिता से इस बारे में बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से पंजाब में आतंकवादी आते थे और पूरे परिवारों को एक साथ मौत के घाट उतार करके चले जाते थे। कई बार गांव की अधिकांश जनता को वे रातों रात मार करके निकल जाते थे। इस प्रकार की गतिविधियों के चलते भारत में पंजाब राज्य के अंतर्गत की परिस्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी थी। यह कहना मुश्किल था कि यह आतंकवादी गतिविधियां पर यदि रोक न लगाई जाए तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा, यह कहना मुश्किल था। इसके आगे देखते हैं असम आंदोलन। 1970 के ही दशक में स्वायत्तता यानी अपने राज्य की सत्ता का समाधान का उपयोग करने की मांग उठ रही थी। असम में असम के लोगों को के भावना बन रही थी कि उनके राज्यों के संसाधनों का दोहन दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं और वे अपने राज्य में दुय्यम अर्थात दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। उस समय ही नहीं, आज भी हम जानते हैं कि असम में बड़े बड़े चाय के बागान हैं और इन चाय के बागानों पर नियंत्रण किसका था? कलकत्ता की कंपनियों का था। और असम से ही डिगबोई नामक स्थान से खनिज तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग और उसका शोधन जो है दूसरे राज्य के लोग करते हैं और इसका उपयोग भी दूसरे राज्य के लोग कर रहे हैं। उसमें अगर उससे असम के लोगों को कोई रोजगार न मिलता था, इससे न तो असम के लोगों को कोई रोजगार मिल रहा था और न ही इन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा था। असम में असमिया के अलावा बंगला एक प्रमुख भाषा थी,
क्योंकि असम जो है पहले बंगाल का ही हिस्सा था। अंग्रेजी शासन के समय से ही बांग्ला भाषी लोग जो है बड़े बड़े पदों पर वहां पर आसीन थे। असमिया भाषी के लोग महसूस कर रहे थे कि बांग्ला भाषी सरकारी कर्मचारी उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार करते हैं। वहाँ पर सरकारों के बड़े बड़े पदों पर भी बांग्ला भाषी लोग बैठे हुए थे और वे लोग असम के लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। इसका उन्हें अफसोस था। बांग्लादेश में आजीविका की तलाश से आने वाले प्रवासियों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। उस समय 1971 में क्योंकि बांग्लादेश बना था और उससे पहले 1970 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। वहां से पलायन करके कई बंगाली परिवार लोग असम में प्रवेश कर रहे थे रोजगार की तलाश के लिए। ऐसी स्थिति में 1975 में जब इस प्रकार से लोग वहां पर आने लगे और तो क्या हुआ, असम की स्थिति और गंभीर हो गई। वहां की भावनाएं जो हैं सामाजिक आंदोलन में बदल गई। जो लोगों के 1975 में जो भावनाएं थी वह सामाजिक आंदोलन में बदल गई और अखिल असम विद्यार्थी संघ आसू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और विदेशी लोगों को बाहर निकालने की मांग के साथ हड़तालें, धरने, प्रदर्शन, बंद आदि का आयोजन भी किया गया। सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी पहलुओं के अलावा इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष भी थे। असम आंदोलन की मुख्य मांग थी विदेशियों को बाहर निकालो, विदेशी लोगों को बाहर निकालो और असम से बाहर और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए और असम के संसाधनों का उपयोग असम के लोग ही कर सके। जिस राज्य के संसाधन थे उसी राज्य के लोगों को उसका उपयोग करने का अधिकार नहीं था, बल्कि दूसरे राज्य के लोग उसका उपयोग कर रहे थे। ऐसे में असम और असमी लोगों का नाराज होना सही था। इसके साथ साथ बाहर दूसरे देश से अर्थात बंगाल से लोग रोजगार की तलाश में आकर के असम में रहने लगे। यह भी उनकी रोजगार के लिए या उनकी संस्कृति के लिए उचित नहीं माना उन्होंने और अपने आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने इन्हें बाहर निकालने के लिए और अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए उन्होंने हड़तालें और प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि बांग्लादेश से आए लोगों की नागरिकता को समाप्त करें और राज्य के बाहर करना। इन मांगों को लेकर सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया था। असम को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया था क्योंकि अधिकतर बांग्लादेशी लोग मुस्लिम थे। हिंसा तथा विघटन के बहुत बढ़ने से केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और आंदोलनकारी छात्रों तथा केंद्र सरकार के बीच 3 साल की बातचीत के बाद समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि 1961 से पहले जो लोग भारत आकर बसे थे उन्हें नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें मताधिकार नहीं दिया जाएगा। और 1971 के बाद जो मार्च के बाद जो लोग आए थे उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। समझौते के बाद चुनाव हुए जिसमें असम गण परिषद जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी जीत हुई। इस प्रकार असम राज्य के लोगों ने अपनी आकांक्षाओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए आंदोलन हुए और इसी प्रकार मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी तरह की मांगों को नतीजे हैं। ठीक है, इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।